सलाम। ये फरा जो है ना, अपना माइक बंद करने में 10-20 मिनट लगा लेती है। पता नहीं फरा, तुम क्या कोई जलसे वलसे में बैठ के क्लास ले रही हो? इतना फचड़ फचड़ आवाजें आ रही है तुम्हारे बैकग्राउंड से यार। तुम जेडीसी पे दावत खाने तो नहीं गई हुई हो? है भाई फरा? फरा काशिफ, अब जवाब ही नहीं दे रही फरा। सर जी काशिफ सर। यार। जी मैं कह रहा हूँ, क्या जेडीसी पे दावत तो नहीं खा रही? इतना इतना शोर क्यों है तुम्हारे बैकग्राउंड में भाई? सर वो गलती से कैम वो खुल गया था। गलती से खोल दो गया। मैं पूछ रहा था शोर क्यों है? लड़ाई झगड़ा चल रहा है बैकग्राउंड में? कोई कई 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 किसी पब्लिक इवेंट में बैठी हो? इतना शोर हो क्यों रहा है? नहीं सर, कमरे में अकेली हूँ। अकेले? अबे भाई, तू क्या कोई और मखलूक है जो शोर कर रही है? अकेले हो तो शोर क्यों हो रहा है? ओहो। चलो बहरहाल, क्रोमेटोग्राफी बेटा, इट इज अ टेक्निक। इट इज अ टेक्निक, और कमाल की टेक्निक है ये। आप घर पे भी कर सकते हैं आई गेस। बस आपको अपने अपने स्कूल से क्रोमेटोग्राफी पेपर ले जाना होगा, चुरा के या मांग। ठीक है? सो इट इज अ टेक्निक यूज टू, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहां मैं लिख रहा हूं, ये बुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाई और सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। जनाब वैसे तो क्रोमेटोग्राफी बहुत बड़ी टेक्निक है, और केमिस्ट्री में जब आप A2 केमिस्ट्री तक पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है भैंस का हूं कि ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है। बट इस वक्त आपके सिलेबस में तो ये सबसे इजीएस्ट वर्जन ऑफ क्रोमेटोग्राफी गिवन है। क्या है भाई? इट इज अ टेक्निक जो दो मेजर पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया। एक और रह गया, सॉरी, एक पर्पस और रह गया, आइडेंटिफाई और सेपरेट और प्योरिटी, डिटरमाइन प्योरिटी। प्यूरिटी डिटरमाइन करने का तीन तीन बातें हैं जो क्रोमेटोग्राफी में आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज कि क्रोमेटोग्राफी वो टेक्निक है जहां जो इस्तेमाल होती है, एक मिक्सचर आपके पास पड़ा हुआ है, अब उस मिक्सचर में क्या क्या मौजूद है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए। दूसरा, उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट, एक मिक्सचर में 4 कंपोनेंट्स हैं A B C D, तो अब A B C D को सेपरेट करना है तो भी इस्तेमाल होगा। और अगर कोई चीज आपके सामने पड़ी है और वो प्योर है कि नहीं है ये पता करना हो तो उसके लिए भी तरीका जो है वो क्रोमेटोग्राफी होता है। प्योरिटी के लिए यहां मैं साइड में एक और बात बता दूं। सर जी एक मिनट बेटा। प्योरिटी के लिए, प्योरिटी फाइंड आउट करने के लिए दो क्राइटेरियाज हैं, दो तरीके होते हैं किसी चीज की प्योरिटी फाइंड आउट करने के लिए। दो मेथड्स हैं केमिस्ट्री में, एक क्रोमेटोग्राफी होता है और दूसरा होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि किसी चीज की कोई चीज प्योर है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो आप उसको क्रोमेटोग्राफी में एनालाइज करें तो पता चलेगा, या उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप फाइंड आउट करें। तो अगर वो शार्प आ रहा है इसका मतलब वो प्योर है, और अगर वो शार्प नहीं आ रहा, डॉट 100 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है वो इम्प्योर है। जैसे हमारा जो टैप वाटर है वो कभी भी 100 पे क्यों नहीं बॉयल होता? जैसे अभी किसी ने कहा भी था कि वो उसका वो उस इम्प्योरिटी से बॉइलिंग पॉइंट में फर्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि हमारा जो टैप वाटर वो प्योर वाटर नहीं है, इसीलिए वो 100 पे बॉयल नहीं होगा। तो याद रखिएगा, प्योरिटी को फाइंड आउट, प्योरिटी कोई चीज प्योर है या नहीं उसको फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड होते हैं। या तो आप उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं, अगर सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट निकालेंगे, लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे, या फिर आप क्रोमेटोग्राफी करेंगे। और ये टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है जो फूड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं। फूड इंस्पेक्टर जो हमारे यहाँ तो बराए नाम ही है सारे पाकिस्तान में, लेकिन जो फूड अथॉरिटीज होती हैं इनके पास क्रोमेटोग्राफी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं जहां पर कपड़ा तैयार हो रहा है और उसको रंगा जा रहा है उसके, या इसी तरह जो फूड इंडस्ट्री वो वाली है जहां मसाले जात बनते हैं, फूड जो फूड रिलेटेड आइटम्स बनते हैं, रेडीमेड मील्स बनते हैं, इस तरह की जो चीजें बनती हैं वहां पर इस टेक्निक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। करते कैसे सब बताऊंगा, लेकिन पहले समझना है कि ये टेक्निक बिल्कुल एक यूनिक और कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है जिसे बहुत अलग अलग लेवल्स पे जाके किया जाता है। और इसके तीन पर्पसेस हैं। प्योरिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके जरिए, अगर किसी चीज में 6-8 चीजें मिक्स हुई है उनको सेपरेट करना है तो सेपरेट कर सकते हैं, और किस चीज में क्या क्या शामिल है आइडेंटिफाई करना तो आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। जी किसी की आवाज आ रही थी दरमियान में, मैंने कहा था रुको। जी सर ये इसमें ये सेपरेशन कैसे होती है, मतलब कि वो जो अलग अलग कंपाउंड्स अभी होते आ हैं रहा हूं। वो तो बस पेपर पे चढ़ जाते हैं ना, तो फायदा तो होता नहीं है। तो सेपरेट हो गए ना यार, तो जब कुछ अब वो हमें मिलेंगे थोड़ी अब।
पेपर पे हो मैंने गया। ये नहीं कहा कि ऑब्टेन कर, मैंने कहा सेपरेट कर। सेपरेट तो हो गए ना भाई, चार चीजें मिक्स हुई हुई थी, उन चार को अलग कर दिया ना, दैट इज सेपरेशन। अगर मैं कहता वो ऑब्टेन करना है आपको, तो फिर आप कहते कि सर ऑब्टेन तो नहीं होता। इज दैट क्लियर? ओके। ठीक है, तो आए इसको समझते हैं। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी नई बातें भी उम्मीद है इसमें पता चलेंगी। बेटा हमारे सिलेबस में जो क्रोमेटोग्राफी है ना, वो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, तो मैं वही वाली पढ़ाऊंगा, कोई ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल है ना बेटा, वो प्रिंसिपल क्या है, जरा एक वो समझा दूं जरा। प्रिंसिपल क्या होता है, यानी ये टेक्निक काम करती है डिफरेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी पर। ये जो टेक्निक काम कर रही है ना, ये डिफरेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी पे कर रही है। क्या मतलब है, अभी आहिस्ता से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास एक पेपर होता है जिसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर या क्रोमेटोग्राम। ठीक है, ये सिंपल सा पेपर है, चौड़ा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, कहीं पर ऐसा बना हुआ नजर आ जाएगा तुम्हें, कहीं इससे भी ज्यादा चौड़ा नजर आ जाएगा। पेपर है, तुम्हारी मर्जी है, जितना काटना है काट लो। ठीक है, यूं भी हो सकता है, पतला सा भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि मैंने चौड़ी डायग्राम समझाया, एग्जाम में पतली डायग्राम आ गई, आप बोले सर ये वाला तो आपने पढ़ाया नहीं था। तो ये पेपर है। अब तुम समझो, लैब में खड़े मैं तुम्हें बता रहा हूं कि करना कैसे होता है। ठीक है, ये एक पेपर है जो केमिकली कोटेड पेपर होता है। ठीक है, आमतौर पर सेल्यूलोज एसीटेट शीट होती है। मटेरियल तुमसे नहीं पूछेगा, वो छोड़ दो। उसके बाद तुम सबसे पहले क्या करते हो बेटा, सबसे पहले मेरी जान तुम इस पे करते ये हो कि तुम इसके बॉटम पर दो लाइंस बनाते हो पेंसिल से। यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टेप्स जानना। दो लाइंस बनाते हो पेंसिल से, एक लाइन ये और एक लाइन ये। दो की जगह तुम एक लाइन भी बना सकते हो, और वो कौन सी वाली है वो मैं बता देता हूं अभी। ठीक है, स्टैंडर्ड जो एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है, उस स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट में आप पेपर लेने के बाद आप इस पर दो लाइंस पेंसिल से खींचते हैं। ठीक है, और इस लाइन को, जो ऊपर वाली लाइन मैंने बनाई है, इस लाइन को हम कहते हैं बेस लाइन, और ये बनाना जरूरी है। जबकि ये जो नीचे वाली लाइन है, ये क्यों बनाई है ये थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये दोनों पेंसिल से बनाई जाएंगी, और ये बात भी थोड़ी देर में समझ में आएगी कि ऐसा क्यों। अब जनाबे आली, तुमने बेस लाइन बना ली। बेस लाइन बनाने के बाद अब मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं ताकि तुम्हें समझना आसान हो जाए। मैं इसकी एग्जांपल शान मसाले से दे सकता हूं, लेकिन वो थोड़ा समझाना केमिकल हो जाएगा, तो मैं थोड़ी सी सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर बात समझ में आ जाएगी फिर वो वाली एग्जांपल भी दूंगा। तो ये एक्सपेरिमेंट बच्चों को अच्छे स्कूल में कराया भी जाता है। आप सब ने पत्ते देखे हुए, लीव्स देखे हुए। लीव्स किस कलर के देखते हैं? मेजोरिटी ऑफ द लीव्स जो आपने देखे वो किस कलर के थे? ग्रीन। ग्रीन। ठीक है, आपने जो लीव्स देखे वो डार्क ग्रीन है। तो अब आप क्या करें जरा समझिएगा, ये कर सकते हैं आप लिटरली। आप करेंगे कि लीफ आपने ले लिया, लीफ लेने के बाद आपने उसे अच्छे से धोया, धोने के बाद आपने उसे क्रश किया। ठीक है, क्रश कर दिया किसी भी चीज से, और क्रश करने के बाद आपने उसे हल्का बॉईल किया ताकि वो नरम हो जाए, और उसको गाढ़े पेस्ट में कन्वर्ट कर लिया। यहां तक आपको पहले काम करना है, और यहां तक वो बिल्कुल ग्रीन रहेगा, यहां तक वो बिल्कुल ग्रीन होगा। ठीक है, यानी इस वक्त आपके पास एक ग्रीन पेस्ट मौजूद है जो आपने लीफ से एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं उस ग्रीन लीफ का, ग्रीन स्पॉट ले लेते हैं जरा। ग्रीन कहां से आएगा, ग्रीन कलर लेकर आते हैं, ग्रीन कलर ये ले, ये डार्क ग्रीन कलर का लीफ है, और उसका स्पॉट आपने क्या किया, मान लो कि हमारे पास ये छोटा सा ये बर्तन था, इसमें आपके पास वो ग्रीन पेस्ट था। आपने क्या किया, छोटी सी ट्यूब ली, कोई कैपिलरी ट्यूब ली, और उस कैपिलरी ट्यूब में थोड़ा सा लिक्विड लेके यहां पर एक जगह पे ड्रॉप किया। अब थोड़ा सा वो पेपर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूं क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी बात इसमें दरमियान में से आ जाएगी, तो इसलिए हर एक बात पता होनी चाहिए। इसकी असल में होता है, मेजर बातें सबको पता होती है, माइनर बातों में बच्चे फंस जाते हैं। इसलिए बेटा आप मेरे साथ हो या नहीं हो सारे? जी सर। चले, तो मेरे बच्चे आप क्या करोगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप एक जगह पर स्पॉट डालते रहोगे। इमेजिन करो तुम ये कर रहे हो, और ये स्पॉट उस वक्त तक डालते रहोगे जब तक ये स्पॉट परमानेंट ना हो जाए। क्या मतलब, क्योंकि इनिशियली जब आप डालते हो उसमें पानी भी शामिल है, तो वो पेपर में अब्सॉर्ब हो जाता है ना। तो आप वो स्पॉट जो आपने डाला वो पेपर में अब्सॉर्ब हो गया, तो आपने उस वक्त तक डालते रहे डालते रहे डालते रहे जब तक ये स्पॉट यहां पर परमानेंट ना हो जाए। अब तक क्या बताया मैंने, आपने क्रोमेटोग्राफिक पेपर लिया,
क्रोमेटोग्राफिक पेपर पर आपने लाइन बनाई, कम से कम एक वरना दो लाइंस, और दोनों की दोनों पेंसिल से। बेस लाइन जो है उसके ऊपर, बेस लाइन कौन सी वाली है, जो नीचे से ऊपर वाली, उसके ऊपर आपने जो मिक्सचर को एनालाइज करना है, उस मिक्सचर को आपने स्पॉट की फॉर्म में डाला 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 और यहां तक डाला कि वो परमानेंट हो जाए। अब जब वो परमानेंट हो गया, अब आपने लेना है एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट। एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट का मतलब क्या है? अब आपने एक और कंटेनर ले लिया, यहां पर मैं उस कंटेनर को बना लेता हूं जल्दी से। आपने एक और बड़ी सी कंटेनर लिया और उस बड़े से कंटेनर में ये आपका पेपर था। इस बड़े से कंटेनर में क्या है? इसमें कोई सॉल्वेंट है, एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट। व्हाट इज मेंट बाय एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पेपर 2 में। क्या कि बेटा जो सॉल्वेंट आप लोगे ना, वो अपने मर्जी से नहीं ले सकते, अपने अब्बा की मर्जी से नहीं ले सकते, बल्कि एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि जो मिक्सचर तुम एनालाइज कर रहे हो वो मिक्सचर इस सॉल्वेंट में सॉल्युबल होना चाहिए। क्या कहा मैंने? यानी मिसाल के तौर पे ये ऑर्गेनिक मिक्सचर है, और आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक मिक्सचर ज्यादातर पानी में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है, बल्कि वो उसके लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चाहिए होता है, एथेनॉल चाहिए होता है। तो आप समझिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर आपने जो सैंपल एनालाइज करना है वो तो ले लिया, लेकिन जो सॉल्वेंट, जो लिक्विड तुम लोगे, ठीक है, वो लिक्विड के लिए शर्त ये है कि वो लिक्विड लाजमी तौर से जो मिक्सचर है उस लिक्विड में सॉल्युबल हो, और आप इस पेपर को इस कंटेनर में सस्पेंड कर दोगे, हैंग कर दोगे, पूरा का पूरा डिप नहीं कर दोगे। ये जो मैंने नीचे वाली लाइन बनाई थी, क्यों बनाई थी? स्टैंडर्डाइज करने के लिए, कि मेक श्योर करना है कि जो आपने नीचे वाली लाइन बनाई है उससे नीचे नीचे लिक्विड रहे, यानी पेपर का थोड़ा सा हिस्सा इस सॉल्वेंट में डिप हो जाएगा, आप इसे ऊपर क्लिप से सस्पेंड कर दोगे। अब होगा क्या? होगा ये कि ये लिक्विड चूंकि बहुत सारा है तो ये पेपर में एब्जॉर्ब होना शुरू होगा। यस और नो? ये पेपर में एब्जॉर्ब होना शुरू होगा हर तरफ से, हाँ या ना? और जब ये पेपर में एब्जॉर्ब होना शुरू होगा तो बेसिकली ये पेपर पे फ्लो करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, एक बात और बताना भूल गया कि बेटा ऊपर भी एक लाइन बनानी है आपने, यहां पर भी आपने एक लाइन बनानी है ताकि आप चेक कर सकें कि कहां तक हमने मेजरमेंट लेनी है। इस लाइन को हम कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है, दो लाइन, एक बेस लाइन और एक सॉल्वेंट फ्रंट। और नीचे वाली जो लाइन है वो इसलिए रखी है हमने ताकि लिक्विड उस लाइन से नीचे रहे और हम स्टैंडर्डाइज कर सकें अपने एक्सपेरिमेंट को। अब होगा क्या कि जब ये लिक्विड पेपर पे फ्लो करेगा, क्योंकि ये जो मिक्सचर हमने लिया था, ये मिक्सचर था और इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स है जो अब तक हमें नजर नहीं आ रहे। जब ये लिक्विड इस मिक्सचर पे से फ्लो करेगा तो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो अब तक मिक्स हुए हैं, अब तक नजर नहीं आ रहे, वो उन कंपोनेंट्स को अपने साथ फ्लो कराएगा, अपने साथ फ्लो कराएगा। और अभी हम जानते हैं कि हर कंपोनेंट, अभी मुनीब ने जिक्र भी किया था कि डिपेंडिंग अपॉन द मास ऑफ द कंपोनेंट उसका जो फ्लो होता है वो डिफरेंट होता है। जिसका मास ज्यादा होता है उसका फ्लो कम होता है, जिसका मास कम होता है उसका फ्लो ज्यादा होता है। यस और नो? भाई ये चीज आप पढ़ चुके हैं कि जो चीज लाइटर मास वाली होती है वो तेजी से फ्लो करती है, जी सर, और जो चीज हैवियर मास वाली जी होती है। सर। तो अब इस मिक्सचर के अंदर जो भी कंपोनेंट्स मौजूद हैं उनके डिफरेंट मासेस हैं। तो जब ये लिक्विड फ्लो करेगा तो डिपेंडिंग अपॉन द मासेस एंड सॉल्युबिलिटी कि कौन सा कंपोनेंट इसमें कितना सॉल्युबल है और कौन से कंपोनेंट का मास, दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन masses and solubilities of components। ये लिक्विड जब इसमें से सॉल्वेंट इसमें से फ्लो करेगा तो अपने साथ इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को भी फ्लो कराएगा। और अब मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं कि जब लीफ का आप ऐसा एनालिसिस करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि वो जो चार लीफ में नॉर्मली जो कलर है वो चार पिगमेंट से आ रहा होता है, ठीक है, और वो चार अब तक आपको नजर नहीं आ रहे। लेकिन जब आप क्रोमेटोग्राफी करोगे तो आपको क्या देखोगे, जब लिक्विड फ्लो कर रहा होगा, सॉल्वेंट फ्लो करेगा इसके ऊपर से, तो वो अपने साथ इन कंपोनेंट्स को ले चलेगा और वो कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाएंगे ड्यू टू डिफरेंस इन देयर मासेस। तो सबसे पहले क्या होगा
एक डार्क ग्रीन तरह का कंपोनेंट होगा, उसके बाद एक लाइट ग्रीन टाइप का कंपोनेंट होगा, उसके बाद एक ऑरेंज तरह का स्पॉट आएगा, और उसके बाद फाइनली एक येलो तरह का स्पॉट आएगा, विच इज ट्रू। अगर आप डार्क ग्रीन लीफ को इस तरह से एनालाइज करेंगे तो ये 4 अलग कलर्स आपको मिलेंगे जो इसी में मिक्स हुए हुए थे लेकिन नजर नहीं आ रहे थे। तो बेसिकली ये कैसे अलग हो गए कि जो सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है वो सॉल्वेंट इसे अपने साथ इन कंपोनेंट्स को फ्लो करा रहा है। फिर ये एक साथ क्यों नहीं फ्लो किया उन्होंने? क्योंकि सॉल्वेंट के अंदर इन कंपोनेंट्स की जो सॉल्युबिलिटी थी वो अलग होगी और मासेस इनके अलग हैं, तो इनका फ्लो एक ही रेट पर नहीं हुआ बल्कि अलग अलग रेट पर फ्लो होने की वजह से ये अलग अलग हो गए। इज दैट क्लियर? तो इस एनालिसिस से हमें पता चला कि भाई ये जो सिंपल हम एनालाइज कर रहे थे ये कितने कंपोनेंट से बना हुआ था? 4 कंपोनेंट से बना हुआ था। क्योंकि इसके 4 स्पॉट्स आए हैं तो हमें क्या पता चला कि ये कितने कंपोनेंट से बना हुआ? 4 कंपोनेंट से बना हुआ। इज दैट क्लियर? हाँ जी, पुदीने की चटनी से भी कर सकते हो जी। किसी ने पूछा पुदीने की चटनी, यहाँ पुदीने की चटनी से भी कर सकते हैं। अगर इस जगह पर मैं इसके बराबर में एक और सैंपल डाल देता और मान लो कि उसके 2 स्पॉट आते, एक यहां पर स्पॉट आता और एक यहां पर स्पॉट आता, तो मैं क्या कहता कि ये वाला जो सैंपल एक्स है ये कितने कंपोनेंट्स पे कंसिस्ट कर रहा है? बोलो बेटा। 2 2 और जो सैंपल वाई है ये कितने कंपोनेंट्स पे कंसिस्ट कर रहा है? 4 पे 4 पे। 4 और एक और बात गौर कीजिएगा, एक और बात गौर कीजिएगा कि सैंपल एक्स का ये वाला और सैंपल वाई का ये वाला कंपोनेंट या सैंपल एक्स का ये वाला और सैंपल वाई का ये वाला कंपोनेंट इक्वल फ्लो किया इन्होंने? जी यस इसका मतलब क्या होता है, इसका कंक्लूजन क्या होता है कि सैंपल एक्स का ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट सैंपल वाई का सेम है, इसी तरह सैंपल एक्स का ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट सैंपल वाई का सेम है, यानी जिनके फ्लो सेम आ रहे हैं इसका मतलब है वो सैंपल भी सेम है। इज दैट क्लियर? यस सर जी ताहा वाहिद, Yes, sir. ईमान अरशद, बात समझ में आई है? जी सर। Yes, sir. अब इसमें कुछ कैलकुलेशंस भी होती हैं। वो कैलकुलेशंस क्या होती हैं? सर कलर से कोई फर्क पड़ता है क्या? जी आरएफ वैल्यू नहीं कलर, इसमें एक कैलकुलेशन पहले सुन लो बेटा। एक कैलकुलेशन होती है आरएफ वैल्यू की। आरएफ वैल्यू स्टैंड्स फॉर रिटेंशन फैक्टर। रिटेंशन फैक्टर। और ये कैसे निकाला जाता है? इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट। ये निकालना भी होता है एग्जाम में। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। ठीक है, तो बेसिकली सॉल्वेंट का जो डिस्टेंस हम काउंट करते हैं, बेटा तवज्जो सुनना, सॉल्वेंट का जो डिस्टेंस हम लोग काउंट करते हैं वो बेस लाइन से सॉल्वेंट फ्रंट तक का डिस्टेंस होता है। सॉल्वेंट का स्केल रखोगे, पेपर में डायग्राम बनी हुई आएगी, स्केल रखोगे बेस लाइन से सॉल्वेंट फ्रंट तक का और डिस्टेंस निकाल लोगे सेंटीमीटर में। और अगर मिसाल के तौर पे मुझे रिलेटिव फ्लो निकालना, रिटेंशन फैक्टर निकालना है इसका, तो अब एक तो मैंने निकाल लिया सॉल्वेंट का डिस्टेंस और दूसरा मैं क्या निकालूंगा? इस कंपोनेंट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो मैं बेस लाइन से यहां तक का डिस्टेंस निकालूंगा। ठीक है, मान लो ये डिस्टेंस आया लेट से 4 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस आया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं फॉर्मूले में डालूंगा तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट ऊपर है, आंसर हमेशा 1 से कम आएगा या मैक्सिमम बना सकता है। तो 4 ऊपर आ जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.5। इज दैट क्लियर? सर फ्लो वाली बात थोड़ी समझ नहीं आई। मैंने कहा कि इस क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल कैसे काम कर रहा है ये समझ में आ गया। अब इसके ऊपर एक कैलकुलेशन होती है आरएफ फैक्टर की, यानी हर कंपोनेंट का आरएफ वैल्यू आपको निकालने के लिए एग्जामिनर कह सकता है। और आरएफ वैल्यू क्या होती है? इट इज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट। अब मैंने बताया वो डिस्टेंस कहां से कहां लेने, दोनों डिस्टेंस बेस लाइन से लेने। सॉल्वेंट वाला जो डिस्टेंस है वो सॉल्वेंट फ्रंट तक लिया जाएगा और जो कंपोनेंट का है वो कंपोनेंट तक लिया जाएगा, जैसे कि मैंने लेबल करके दिखाया कि और अगर ऑरेंज कंपोनेंट का मैं आरएफ फैक्टर निकालना चाह रहा हूं तो मैं ऑरेंज तक कंपोनेंट तक ही लूंगा। अगर मुझे येलो वाले कंपोनेंट का आरएफ फैक्टर निकालना है तो मैं बेस लाइन से स्केल रख के यहां तक का डिस्टेंस लूंगा येलो कंपोनेंट तक का और उसे डिवाइड करूंगा ये सॉल्वेंट फ्रंट वाले डिस्टेंस से। ठीक है, और डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 0.5। सर वो मास का क्या होता है? जिसका कम मास होता है वो ज्यादा ट्रेवल जिसका करता है कम ना? मास होगा वो ज्यादा दूर तक जाएगा। यस, सर दोनों सही। कंपोनेंट्स के फ्लो के बारे में क्या बताया था कि आपने सेम होगा? सॉरी आपने बताया था कि दोनों कंपोनेंट्स का फ्लो सेम होगा, ऊपर जो 2 बनाए थे आपने एक्स और वाई।
वो बात थोड़ी समझ नहीं आई। देखो वो तो ये है कि अगर आप एक वक्त में मल्टीपल सैंपल्स को एनालाइज कर रहे हैं ना, तो मल्टीपल सैंपल्स को जब एनालाइज कर रहे हैं तो अगर उनके स्पॉट सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाते हैं, उनके स्पॉट्स अगर सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाते हैं, इसका मतलब है कि एक्स और वाई जो दो अलग अलग सब्सटेंस थे, उन दोनों सब्सटेंस में ये वाला पॉइंट कॉमन है। ये मतलब यानी जो भी ये कंपोनेंट है ये दोनों में मौजूद है। अगर मान लो ये कोई कंपोनेंट ए है तो ये कंपोनेंट ए इज प्रेजेंट इन बोथ दी कंपोनेंट्स। ये मतलब है ये उस वक्त होगा जब एक से ज्यादा सैंपल्स को एनालाइज किया जा रहा है। इज दैट क्लियर बच्चों? अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि रिटेंशन फैक्टर दे दिया जाता है। अगर रिटेंशन फैक्टर दे दिया जाए और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट दे दिया जाए तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना हम लोग, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट निकाल सकते हैं फिर या नहीं निकाल सकते? सिंपल मैथ्स है जी ना? सर निकाल सकते हैं। ठीक है। और जो कंपोनेंट सेम लेवल तक फ्लो करेंगे उनका रिटेंशन फैक्टर भी सेम आएगा या नहीं? बिल्कुल सेम आएगा जी। जैसे अगर मैं इसका 100%। रिटेंशन फैक्टर निकालूं और इसका रिटेंशन फैक्टर निकालूं तो अलग अलग वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू आएगी? सेम वैल्यू आएगी सर। भाई फिजा मिर्जा जवाब दे दो बेटा। बासिम, फिजा, महान, मिरान, सेम वैल्यू आएगी। ठीक है। यस अच्छा, जी। एक और चीज आप इसमें देखें, एक और चीज है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये जो हमने सैंपल एनालाइज किया इसमें जो स्पॉट्स हैं कलर्ड आ रहे हैं। ठीक है। अब जरूरी तो नहीं कि हर स्पॉट ही कलर्ड आए, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें एक और कॉन्सेप्ट कि बाज दफा क्या होता है कि जो सैंपल आप एनालाइज कर रहे हैं, जैसे इसकी एग्जांपल जो आपकी बुक में भी मौजूद है वो है प्रोटीन्स की। मिसाल के तौर पे आप प्रोटीन्स का सैंपल एनालाइज कर रहे हैं जिसके जो कंपोनेंट्स सेपरेट तो होते हैं लेकिन वो कलरलेस होते हैं, तो उनके स्पॉट्स क्लियरली विजिबल नहीं होते। तो बेटा इन दैट केस आप क्या करते हैं? लुकेटिंग एजेंट। वेरी गुड। आप इन दैट केस क्या करते हैं, जब आप क्रोमेटोग्राफी कर लेते हैं और स्पॉट्स आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो रहे, नजर नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो अब आप इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर पे डाल देते हैं लुकेटिंग एजेंट। लुकेटिंग एजेंट क्या है? नाम से जाहिर है कि जो स्पॉट्स आपको नजर नहीं आ रहे, लुकेटिंग एजेंट वो केमिकल है कि जैसे ही आप उस पेपर पे डालेंगे तो जहां जहां स्पॉट थे जो कलरलेस से नजर नहीं आ रहे थे वो स्पॉट विजिबल हो जाएंगे। तो ऐसा सब्सटेंस जो कि स्पॉट्स को क्लियर करता है, कलरफुल बना देता है, विजिबल बना देता है, दैट इज कॉल्ड लुकेटिंग एजेंट। और बुक की प्रेस कॉट में चूंकि नाम लिखा हुआ है इसलिए मैं यहां बता रहा हूं कि प्रोटीन्स की एनालिसिस में जो लुकेटिंग एजेंट हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम भी याद रखें। ये IGCSE वालों का आ भी चुका हुआ है, ninhydrin. Ninhydrin is a chemical which is used as a locating agent for proteins, क्योंकि प्रोटीन्स की जब एनालिसिस होती है, एनालाइज करते हैं हम, तो उसके स्पॉट क्लियरली विजिबल नहीं हो रहे होते, तो उसको मजीद अच्छे से लोकेट करने के लिए, कलर प्रोड्यूस करने के लिए उसमें जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो निनहाइड्रिन होता है जो कि एक्ट करता है एज अ लोकेटिंग एजेंट। एम आई क्लियर? सर ओ लेवल में लोकेटिंग एजेंट का नाम पूछा है? जी जी, मैं ओ लेवल ही की बात बता रहा हूँ भाई साहब। सर निनहाइड्रिन क्या था? Ninhydrin is a locating agent, is an example of locating agent जो तो सर particularly ये प्रोटीन भी क्या वो है निनहाइड्रिन लोकेटिंग एजेंट? नहीं, प्रोटीन तो वो सैंपल है ना जिसको आप एनालाइज करें। अगर आप प्रोटीन्स को एनालाइज कर रहे हैं क्रोमेटोग्राफिक पेपर पर तो प्रोटीन्स के जो स्पॉट्स आते हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होते, तो उनको क्लैरिफाई करने के लिए आप लोकेटिंग एजेंट निनहाइड्रिन इस्तेमाल करते हैं। ये बताया था, ठीक है। Sir, if anything is like other than protein, तो उसके लिए most commonly used locating agent कौन सा है? वो नाम नहीं है आपके सिलेबस के अंदर, एंड दैट इज व्हाई यू ओनली मेंशन लोकेटिंग एजेंट फॉर दैट। Okay, cool. ठीक है, ये बात आई। अब तो क्या क्या समझ में आया? क्या तुम्हें इस आइडिया हो गया कि अब जब तुम किसी सैंपल को एनालाइज करोगे तो जितने नंबर ऑफ स्पॉट्स वो देगा इसका मतलब है वो उतने कंपोनेंट्स पे कंसिस्ट कर रहा है? यस और नो? जी सर। तो जो हमने शुरू में लिखा था कि भाई आइडेंटिफाई करना, भाई ईमान अरशद सेपरेट करना, तो आप यहाँ आइडेंटिफाई कर लिया आपने, Yes, इसके sir. 4 कंपोनेंट्स हैं, सेपरेट कर लिया कि इसके जो मिक्सचर में 4 कंपोनेंट छुपे होते हैं उनको अलग अलग कर लिया। और प्योरिटी की बात आ गई, तो प्योरिटी हम किसे कहते हैं? प्योर कब होता है सब्सटेंस? जब उसमें एक ही चीज हो या एक से ज्यादा चीजें हो। प्योर कब कहलाता है? एक ही हो। एक ही हो। तो मेरे बच्चे क्या मुझे बताओ, इस वक्त जो मैंने एक्स और वाई बनाया है उनमें से कोई भी प्योर है क्या? नहीं। नहीं है। हाँ, अगर मैं ऐसा करता कि एक्स के सैंपल में मैं एक ही स्पॉट दिखाता तो अब तुम कह सकते थे कि वाई तो प्योर नहीं है लेकिन एक्स प्योर है। सुनो, यस। अब फूड इंस्पेक्टर इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं इस टेक्निक का? होता यह है कि आप देखें जब कोई भी नया प्रोडक्ट, कोई फूड प्रोडक्ट बनाती है ना कोई कंपनी, अगर जहां पर अथॉरिटी काम कर रही हो वहां की बात है, पाकिस्तान जैसी जगह की बात नहीं हो रही,
ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसको वो फिर फूड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट इंस्पेक्ट करता है कि इसमें कोई खतरनाक चीज तो नहीं है जो नुकसानदेह हो सेहत के लिए है, या कोई जहर वगैरह, डाई, खासतौर पे कलर्ड जो चीजें होती हैं उसके अंदर कोई कलर्ड डाई गलत तो इस्तेमाल नहीं हुई जो इंसान को नुकसान पहुंचाए। तो मसाले जात के अंदर बहुत ज्यादा ये चक्कर होता है। तो होता ये है कि जो बनाने वाली कंपनी होती है, जैसे शान की मैं एग्जांपल देता हूँ, शान मसाला जो वो तैयार करते हैं, तो वो बता देते हैं कि भाई हमने जो मसाला तैयार किया है इसमें ये चीजें हमने डाली, ठीक है। अब ये चीजों को अगर समझो, जरा शान मसाले की एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब मान लें कि हमारे पास ये फिर से क्रोमेटोग्राफिक पेपर आ गया, बड़ा चाहिए हमें यहाँ पर क्रोमेटोग्राफिक पेपर, ठीक है। आपने पेंसिल से, अच्छा मैंने एक बात बतानी कि लाइन पेंसिल से क्यों बनाई, वैसे जिन्होंने पढ़ा उनको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा। तो मान लें यहाँ पर मैं एक ही लाइन दिखा रहा हूँ विच इज बेस लाइन, और ऊपर हमने एक लाइन बनाई थी जो कि क्या थी, सॉल्वेंट फ्रंट थी, है ना। याद रखिएगा सॉल्वेंट का जो डिस्टेंस है वो सॉल्वेंट फ्रंट तक लिया जाता है। अब ये जो फूड इंस्पेक्टर है ना, इसके पास पहले से रेफरेंस पॉइंट्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर शान मसाला कहती है कि भाई हमने जो ये कढ़ाई मसाला बनाया है इसमें सब्सटेंस ए, सब्सटेंस बी, सब्सटेंस सी, सब्सटेंस डी और सब्सटेंस ई डाला हुआ है हमने, ठीक है। और सब्सटेंस एक्स और वाई इसमें नहीं है जो कि सेहत के लिए नुकसानदायक है, वो नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमने इसमें नहीं डाला। अब फूड इंस्पेक्टर क्या करता है, फूड इंस्पेक्टर के पास पहले से सब्सटेंस ए, सब्सटेंस बी, सब्सटेंस डी, सब्सटेंस ई, सब्सटेंस एक्स और सब्सटेंस वाई का पहले से क्रोमेटोग्राफ मौजूद है। क्या मतलब, हो सकता है सब्सटेंस ए का क्रोमेटोग्राफिक पेपर ऐसा हो, स्पॉट्स ऐसे हो, सब्सटेंस बी का कुछ ऐसा हो, ठीक है, सब्सटेंस सी का कुछ भी हो सकता है, सब्सटेंस सी का कुछ ऐसा हो, सब्सटेंस डी का कुछ ऐसा हो, सब्सटेंस ई का कुछ ऐसा हो, और सब्सटेंस एक्स का जो नाबे आली, अल्लाह आपका भला करे, ऐसा हो जी, क्या चीज, ये रही। और सब्सटेंस वाई का अल्लाह आपका भला करे कुछ ऐसा हो। ये सारा उसके पास रेफरेंस पहले से मौजूद है। अब यहां पर उसने क्या किया, शान मसाले ने जो नया मसाला बनाया जिसके बारे में उसने दावा किया कि इसमें ए बी सी डी और ई तो है, समझ में आ रहा है भाई, ये एग्जांपल बहुत काम करेगी इसमें, ए बी सी डी ई तो है, एक्स और वाई नहीं है। अब इसको उसने चेक करना है फूड इंस्पेक्टर ने। तो फूड इंस्पेक्टर क्या करता है, वो जो शान मसाला तैयार हुआ है ना, वो उसका स्पॉट उसने यहां डाला, उसका स्पॉट उसने कहां डाला, यहां डाला, और एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट के थ्रू इसको फ्लो कराया। जब एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट के थ्रू फ्लो कराया तो अगर उसमें सब्सटेंस ए मौजूद था तो बताइए सब्सटेंस ए से मैच करता हुआ स्पॉट आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो ये जो सब्सटेंस ए वाला स्पॉट है ये मैच कर जाएगा। इसी तरह सब्सटेंस बी के जो स्पॉट आ रहे थे उसी लेवल पर इसमें स्पॉट आएंगे या नहीं आएंगे, बोलो बेटा, आएंगे सर, क्यों नहीं आएंगे। इसी तरह सब्सटेंस सी के लेवल पे जो स्पॉट आना चाहिए वो भी आएगा, हाँ या ना, ठीक है। लेकिन चूंकि उन्होंने दावा किया कि एक्स और वाई इसमें नहीं है, तो आप देखें एक्स और वाई के लेवल से मैच करता हुआ कोई भी स्पॉट, बोलो बेटा, नहीं आ रहा। इज दैट क्लियर? और अगर उस फूड इंस्पेक्टर ने एनालाइज किया और फूड इंस्पेक्टर की एनालिसिस में जो शान मसाला था उसमें एक स्पॉट यहां पर भी आ गया, ये स्पॉट किससे मैच कर रहे हैं, एक्स के स्पॉट से, यस और नो, या एक स्पॉट उसके मसाले में यहां पर भी आ गया जो कि इस हार्मफुल सब्सटेंस के स्पॉट से मैच कर रहा है लेवल में, या एक स्पॉट उसका यहां आ गया जो कि वाई से मैच कर रहा है जो प्रोहिबिटेड थी, तो क्या करेगा फूड इंस्पेक्टर, बोलेगा तुमने झूठ बोला है, इसके अंदर एक्स और वाई भी शामिल है और ये ऑथराइज नहीं है फूड प्रोडक्ट के तौर पे इस्तेमाल होने के लिए, और उसे रिजेक्ट कर देगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंस्पेक्शन और प्योरिटी और इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जहां पर आप एक रेफरेंस, इसको हम कहते हैं रेफरेंस, ये रेफरेंस था, ये रेफरेंस क्रोमेटोग्राम था, और इस रेफरेंस क्रोमेटोग्राम के सामने हमने सैंपल को एनालाइज किया और कंपेयर किया उसे रेफरेंसेस के साथ अपने डिजायर्ड पर्पस के लिहाज से। एम आई एब्सोल्युटली क्लियर बेटा? Yes, sir. एक आखिरी बात बताता चलूं बेटा, सर ये दो कंपोनेंट्स का क्या वो नहीं हो सकता सेम पॉइंट? हो सकता है, इतना एक्यूरेट अभी नहीं जा रहे, अभी अलग अलग लेके चलो। अब एक और बात सुनो, अब सवाल ये कि जो लाइन हमने बनाई थी ये पेंसिल से क्यों बनाई थी, मेरे ख्याल है जवाब अब समझ में आना चाहिए आपको कि बेटा, जो वेरी गुड, वेरी गुड,
पेन की जो इंक होती है, आप जानते हैं जो पेन की इंक होती है वो खुद एक मिक्सचर होती है, खुद डाइस का मिक्सचर होती है। तो अगर आप पेन की लाइन पेन से बना दें तो क्या होगा, पेन की इंक में क्योंकि खुद भी डाइज होती हैं, तो जब सैंपल रन करेगा तो वो सिर्फ मिक्सचर को फ्लो नहीं कराएगा, वो पेन की जो इंक की डाइज है उनको भी फ्लो कराएगा, जिसकी वजह से वो हमारे क्रोमेटोग्राफ को खराब कर देगा। यस और नो? यस सर। अच्छा, ये बात समझ में आ गई कि पेन की जो इंक होती है वो कंटेन करती है डाइज जो कि विल रन विद सॉल्वेंट, और वो हमारे मिक्सचर के एनालिसिस को खराब कर देंगी। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस। मनहा वकास। अगली बात ये कि मेरे बच्चे, आपने देखा था जो मैंने पहली डायग्राम बनाई थी उसमें मैंने आपको 2 लाइन बताई थी और मैंने कहा था सॉल्वेंट का लेवल नीचे नीचे रखें। नीचे क्यों रखें भाई? डायरेक्ट आप बेस लाइन को डिप क्यों नहीं कर दे रहे सॉल्वेंट में? बेटा डायरेक्ट आप बेस लाइन को डिप क्यों नहीं कर देते सॉल्वेंट में? क्योंकि आप चाहते हो कि सॉल्वेंट स्लो फ्लो करे और अपने साथ कंपोनेंट्स को लेकर जाए। अगर आप डायरेक्ट डिप कर दोगे तो जो स्पॉट आपने लगाया है वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। समझना, ये सारी प्रिकॉशंस बता रहा हूं कि अगर आप पेपर को बेस लाइन समेत डिप कर देंगे सॉल्वेंट में तो वो चूंकि सॉल्वेंट इतनी ज्यादा क्वांटिटी में और बेस लाइन के साथ वो चला गया तो स्पॉट पानी में डिसॉल्व हो जाएगा रादर देन के फ्लो हो। जबकि जब आपने सॉल्वेंट को नीचे रखा है तो वो स्लोली फ्लो करता हुआ आ रहा है, तो वो अपने साथ कंपोनेंट्स को फ्लो करा रहा है रादर देन के वो डिसॉल्व कर दे। इज दैट क्लियर? जी सर। भाई कोई सवाल है यहाँ तक? ईमान, अरशद, फिजा? सर वो सर ये चैप्टर खत्म हो गया? एक आखिरी बात बता रहा हूँ फिर खत्म हो रहा है बिल्कुल। अब क्या है यार, बेटा छोड़ नहीं सकते ना कुछ भी। अच्छा देखो जरा, तवज्जो सुनो जल्दी से, ये इंशाल के सवाल का जवाब भी हो जाएगा शायद। मान लो कि तुम्हारे पास एक सॉल्वेंट था, जल्दी से समझ लो जनाबे अली, यहाँ पर तुमने एक मिक्सचर को एनालाइज किया और उस मिक्सचर को जब तुमने एनालाइज किया तो इस मिक्सचर के 1-2 स्पॉट आए और ये इस तरह का स्पॉट आया, ठीक है? यानी आप यहां देखें तो आपको नजर आ रहा है कि यार ये जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे पता नहीं एक स्पॉट है कि 2 हैं। भाई एक है कि यानी 2 बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पॉट्स आ गए, ठीक है? हो सकता है कि ये 2 सब्सटेंस हो जिनका फ्लो तकरीबन सेम हो क्योंकि मासेस बिल्कुल सेम हो। इज दैट क्लियर? आप समझ रहे हो? तो अब ये जो मसला हुआ, यहां पर आपने सॉल्वेंट इस्तेमाल किया था, एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट, इसको मैं कह देता हूं सॉल्वेंट 1, ठीक है? अगर बेटा 2 ऐसे क्लोजली रिलेटेड पॉइंट्स आ जाएं, ठीक है, और आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि ये 1 है या 2 है या क्या है क्या नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ता है बेटा? फिर आप इस डायग्राम को शिफ्ट कर लेते हैं 2 वे क्रोमेटोग्राफी पर। क्या मतलब? बड़ा सिंपल है, आसान है, 1 मिनट में समझा देता हूं कि आपको ये क्रोमेटोग्राम मिल गया। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्रोमेटोग्राम में जो है भाई साहब क्या चक्कर है, तो जरा इसको रोटेट करने का ऑप्शन कहां से होता है? हाँ जी, अब आपने क्या किया, अपने क्रोमेटोग्राम को रोटेट कर लिया 90 डिग्री पर, और रोटेट करने के बाद अब आपने नया बॉटम सिलेक्ट किया, ये बॉटम सिलेक्ट किया, ठीक है? समझ रहे हो? अब समझ लो पेपर दोबारा से नया हो गया और पहले से स्पॉट बने हुए। अब यहां पर आप दूसरा सॉल्वेंट लोगे, सॉल्वेंट 2। भाई जाहिर ऐसा हो सकता है कि 2 कंपोनेंट्स का एक सॉल्वेंट में एक जैसा फ्लो हो, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि दोनों का जो फ्लो है वो दूसरे सॉल्वेंट में भी एक जैसा हो। आप समझ लो? दोबारा समझना, क्या कहा मैंने? ऐसा हो सकता है कि 2 कंपोनेंट्स का फ्लो एक सॉल्वेंट में ऑलमोस्ट एक जैसा हो, ठीक है? लेकिन आपको पता है कि सॉल्वेंट जो सॉल्युबिलिटी होती है ये हर सॉल्वेंट में अलग अलग होती है। भाई पानी के अंदर चीनी की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है और किसी और लिक्विड में डिफरेंट होगी। तो इस बात का इस्तेमाल करते हुए आप क्या करते हैं, पेपर को 90 डिग्री रोटेट करते हैं और दोबारा से यहां से दूसरा सॉल्वेंट फ्लो कराते हैं। अब जब आप दूसरा सॉल्वेंट फ्लो कराओगे तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस वक्त अब ये जो 2 कंपोनेंट्स थे इनकी सॉल्युबिलिटी इस दूसरे सॉल्वेंट में डिफरेंट होगी, और हो सकता है कि एक यहां पर आगे चला जाए, दूसरा यहां पर पीछे रह जाए, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये एक स्पॉट था या ये 2 स्पॉट थे। इज दैट क्लियर? इसको कहते हैं 2 वे पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये कब किया जाएगा बच्चों? ये कब किया जाएगा? कि जब आपके पास 2 बहुत ज्यादा क्लोज पॉइंट्स आ जाएं और आपको उनमें डिफरेंशिएट करना हो।
बेटा मोस्ट ऑफ द टाइम एथेनॉल इज यूज एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। अगर आप एक नाम पूछ रहे हैं तो मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट जो क्रोमेटोग्राफी में इस्तेमाल होता है, क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनिक मिक्सचर्स की एनालिसिस हो रही होती है, तो वहां पर एथेनॉल होता है। अच्छा, अब जरा समझना, टू वे कब हुआ कि जब दो स्पॉट्स जो हैं, अच्छा अब समझो, अगर ये एक ही होता तो क्या होता, अगर ये दो नहीं होते एक ही होता तो क्या होता कि दूसरे सॉल्वेंट में भी इनका स्पॉट एक ही जैसा आता, यस और नो, एक ही पॉइंट आता। बोलो बेटा, इस बात को समझ पाए हो नहीं समझ पाए हो कि अगर हमारी जी जो सर। तसव्वुफ थी कि ये दो हैं या एक हैं, अगर ये एक ही होता तो दूसरे सॉल्वेंट में भी जाहिर है वो एक, जब एक ही होता तो एक ही जितना फ्लो करता, समझ लो। लेकिन अगर ये अलग हो गए, इसका मतलब है कि अलग थे। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर कोई चीज वाकई एक सिंगल प्रोडक्ट है तो वो हर सॉल्वेंट में जो फ्लो है वो एक ही तरह का दिखाएगी, हर सॉल्वेंट में वो जो है ना वो एक ही जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पॉट्स तुम्हारे पास क्रोमेटोग्राफिक पेपर पे आ जाते हैं एंड यू हैव टू सी कि वो एक है या डिफरेंट है, तो यू यूज टू वे क्रोमेटोग्राफी, यानी उसको 90 डिग्री पे रोटेट करके एक नया बेसलाइन बना के एक नए सॉल्वेंट के साथ एनालाइज करते हैं। अगर वो सेम है तो दोनों में सेम आएगा, और अगर वो सेम नहीं है तो दोनों में सेम नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. दैट्स ऑल बेटा, ये टॉपिक, ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया। सर सेपरेटिंग, ये बेटा बोले। सर ये जो